हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें कोशिका है। कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका थोड़ा सा बड़ा, वैसे तो इसमें ये जो यूनिट है, इसमें अंग है, प्रणाली है, इसमें अपने आप में एक सिस्टम, एक अंगों में बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये 9th का क्लास के बच्चों के लिए है, तो मैं थोड़ा सा इजी टर्म्स में जो आपको दिख रहा है सिलेबस या टॉपिक्स बोल सकते हैं, कोशिश करूँगी। लेकिन कोशिका थोड़ा सा बड़ा है जिसमें पूरा डिटेल मैं समझाने की कोशिश करूँगी। होप सो समझ आए आपको। तो कोशिका, पहले आप परिभाषा देखेंगे। कोशिका को परिभाषित कीजिए। कोशिका कोशिका जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका, जैसे कि हम मानव शरीर के स्तर में पढ़े थे कि कोशिकाओं से मिलकर ही आपका ऊतक और टिश्यू का निर्माण होता है ना, वैसे ही कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है कि कोशिका सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, इस तरीके से पूछा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही रूप में, जो सभी जीवों की संरचना और उनके कार्यों की मूलभूत इकाई होती है। सभी जीवों की बोल रहे हैं, मतलब चाहे हम मानव शरीर की बात करें या जानवरों की बात करें, पेड़ पौधों में भी कोशिकाएं होती है। उस कोशिका जो कि उनकी मूलभूत इकाई होती है, वहीं से शुरू होता है। जब एक बच्चे का भी निर्माण होता है तो छोटी सी कोशिकाओं से ही एक बच्चा डेवलप करता है, फिर बर्थ होता है ना। फिर कोशिका के बारे में आगे देखेंगे। कोशिका वह सूक्ष्म इकाई है जिसमें हमारे शरीर और जीवों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं। सोचो कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है ना, अरब। कुछ जीव जैसे अमीबा केवल एक कोशिकीय जीव से जाने जाते हैं। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव, मतलब उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होता है, अमीबा नाम का जो जीव होता है। कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो कोशिका हमारे शरीर और सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि मुख्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक ये प्रकार है। अगर कोशिका के प्रकार पूछा जाएगा तो दो प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अलग अलग संरचना होती है। संरचना तो हमारे पास कंप्लीटली नहीं है। आप संरचना या स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आपकी कोशिका की संरचना होती है, डायग्राम होता है। इस जिसे सेल कहते हैं, सेल मतलब कोशिका में इस तरीके से डायग्राम होता है और इसमें बहुत सारे और भी अंग होते हैं। इसके अंदर, जैसे ये कोशिका है, सेल को इस तरीके से दर्शाया गया है। इसके बीच में नाभिक होता है ना। जो अभी हम पढ़े कि अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिका मतलब सिर्फ एक ही कोशिका, लेकिन इंसानों में यही कोशिका अरबों की संख्या में होती है ना। ह्यूमंस में अरबों की संख्या में होती है, लेकिन एक छोटी सी कोशिका की संरचना ऐसी होती है। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोकैरियोटिक मतलब एक ऐसी कोशिका जिनमें स्पष्ट नाभिक नहीं होता है। नाभिक का मतलब होता है एक केंद्र बिंदु, एक सेंटर पॉइंट, जो कि सेल में पाया जाता है। लेकिन सेल के जो प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, इस प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बेस्ट उदाहरण है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, उसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। उसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो उसमें नाभिक नहीं होगा। इन कोशिकाओं में झिल्ली से घिरा नाभिक नहीं होता है। झिल्ली, इस जो कोशिका है इसमें झिल्ली कौन सा है, ये सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लाइन होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्लियों से घिरा हुआ एक नाभिक होता है, वो नहीं पाया जाता है। एक सरल संरचना प्रदर्शित करती है बैक्टीरिया की संरचना, जो कि नाभिक नहीं होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है बोला जाएगा तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। दूसरा पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी कोशिका जिनमें स्पष्ट नाभिक होता है। उदाहरण है पौधों और जानवरों की कोशिकाएं। पौधे, मैंने कहा था कोशिकाओं से ही किसी भी जीव का निर्माण होता है। जीव, पौधों में भी जीव होता है ना। पौधे जीवित होते हैं और जैसे ही हम उसको उखाड़ दें तो वो मर जाते हैं, इस तरीके से समझा जाता है ना। तो पौधे और जानवरों की कोशिकाओं में स्पष्ट नाभिक होता है। अगर आप किसी भी पौधे की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें आपको नाभिक दिखेगा, और हमारे में तो पाया ही जाता है। इनका नाभिक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और जटिल संरचनाएं होती हैं। तो ये जो संरचना है वो ह्यूमन सेल की संरचना है, ठीक है, जिसमें नाभिक पाया जाता है और झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। ये नाभिक जैसा स्ट्रक्चर है ये आपके पौधे और ह्यूमंस में पाया जाता है, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो पौधे और जानवरों की कोशिकाएं कहलाएंगी। फिर क्या है कोशिका के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार बोल सकते हैं वनस्पति कोशिका या जंतु कोशिका। जैसे आप बोल सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अगर प्रकार भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण में पढ़े पौधे और जानवरों में ये कोशिका पाई जाती है। तो पौधों में वनस्पति कोशिका को लेते हैं, जिसे प्लांट सेल कहते हैं, और जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल कहते हैं। तो वनस्पति सेल, इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है। इसमें हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, होता है किसमें, वनस्पति कोशिका में, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है।
जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। तो वनस्पति कोशिका में क्या कहा जा रहा है, कोशिका भित्ति होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का जो आउटर लाइन होता है ना, उसको कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला उसका अंग होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है इसमें। लेकिन सेल वॉल जंतु कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल भी बोल सकते हैं और ह्यूमन सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन आप एनिमल सेल के बारे में देखिए। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ह्यूमन सेल नहीं कहेंगे सॉरी, क्योंकि ह्यूमन सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ह्यूमन सेल में पाई जाती है। और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें केवल कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली जो आउटर लाइन जिसे सेल वॉल कहते हैं, उसके अंदर एक और सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कोशिका का लास्ट आवरण होता है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जंतु कोशिका में ये दोनों चीज़ें और ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। जो कोशिका के अन्य प्रकार हैं, मेन जो आपके टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल हैं। आगे कंटिन्यू देखेंगे। कोशिका की संरचना को समझाइए और कोशिका को सचित्र समझाइए। ये क्वेश्चंस हैं, बाकी आप उसके मैटर पे ध्यान देंगे कि कोशिका की संरचना जो कि मैं अभी तक शो कर रही थी। बच्ची का कॉपी बहुत ही सुंदर बनाया है इसने, अच्छे से, राइटिंग भी बहुत प्यारी है। कोशिका की संरचना में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिसे कहते हैं। कोशिका की संरचना मतलब ये जो कोशिका का डायग्राम जो बना हुआ है, इस संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें हमने जो एकदम और भी नाम होते हैं, बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं इसके, लेकिन जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे 9th के हिसाब से। ये कोशिका का डायग्राम है, इसमें बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनके बारे में, इसके कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना में। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोशिका की संरचना को समझाइए और सचित्र समझाइए, तो आपको डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम में जो आप नाम शो कर रहे हैं उस डायग्राम में उसका डिटेल भी आपको देना है, ठीक है। ये ज़्यादातर अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो 5-6 नंबर का ही होता है। तो कोशिका की संरचना अभी जैसे शो किया मैंने वो आप बनाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखिए। कोशिका झिल्ली है, साइटोप्लाज्म है, ये सब आपकी कोशिका में पाए जाने वाले अंग हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका की बाह्य परत होती है, साथ ही साथ हम डायग्राम भी देखेंगे। ये जो कोशिका है, इस कोशिका की बाह्य परत होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन जो कि 2 लाइन दिख रहा है, आउटर लाइन आपका अंदर का आपका सेल मेम्ब्रेन है, आउटर का आपका सेल वॉल है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका की बाह्य परत होती है। यह अंदर और बाहर के बीच चीज़ों का आना जाना नियंत्रित करती है या अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब जैसे एक पॉलीथीन होता है जिसको अगर हम बीच में सेंटर में रखें तो आर पार देखा जा सकता है, जिसे अर्धपारगम्य कहते हैं। अर्धपारगम्य मतलब क्लियर ना दिखे, जैसे एक ग्लास होता है चश्मे का जिससे हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य मतलब थोड़ा सा ब्लर दिखना, ठीक है। तो इस तरीके की सेमी परमिएबल कहते हैं उसको झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की। साइटोप्लाज्म जो कि ये जो सेल होती है, सेल का जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोले उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, तरल पदार्थ, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका के अंदर का द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। इसमें सभी कोशिकांग सेल ऑर्गन तैरते रहते हैं और भी जो अंग होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। यह रासायनिक क्रियाओं का स्थान होता है, ठीक है। देन है थर्ड नाभिक मतलब न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो कि पहले भी दिखाया गया है। इस कोशिका का नियंत्रण केंद्र ये है नाभिक, ठीक है, जो नियंत्रण करती है पूरे कोशिकाओं के अंगों के कार्यों का, ठीक है। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें डीएनए और गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, है ना, यह कोशिका के विभाजन और वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए, क्रोमोसोम जो कि नाभिक में पाया जाता है, ये किसी भी क्या बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के आनुवंशिकता को दर्शाता है। आनुवंशिकता मतलब वंशानुक्रम जैसे कि क्रोमोसोम्स में क्या बोल सकते हैं, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक पेयर होता है। अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपका शरीर की संरचना या आपके फंक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उससे डीएनए आपके आनुवंशिकता को दर्शाता है। आनुवंशिकता मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स के का ही खून है, जैसे कि कोई भी कपल है उनके बच्चे के डीएनए का मैच होना उनके पेरेंट्स से ही मैच होगा। अगर वो उनके बच्चे नहीं हैं, जैसे कोई अनाथ है, कोई गोद ले रहा है किसी बच्चे को, कोई कपल, तो उनका डीएनए, उनके सेल में पाई जाने वाली डीएनए उनके माता पिता के डीएनए से मैच नहीं होगी। और डीएनए ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स का और उसके बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होता है डीएनए की, ये उन्हीं का बच्चा है या ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं। ये होता है डीएनए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में आता है, जो कि सेम होता है। तो इसमें डीएनए और गुणसूत्र होते हैं। यह कोशिका के विभाजन और वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है। कोशिका के जैसे हम अरबों कोशिकाएं पढ़ें तो कोशिकाओं का विभाजन होता है आपके शरीर में, उसको भी नियंत्रित करने का काम नाभिक करता है। तो ये है स्ट्रक्चर। इसके बाद
अभी हमने सिर्फ कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और नाभिक पढ़ा। उसके आगे और अन्य कोशिका है, अन्य कोशिकांग मतलब अदर सेल्स ऑर्गन्स हैं आपके कोशिका में। ये मेन था कि सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, नाभिक बोल सकते हैं और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के भी अंदर बहुत सारे अंग हैं जो कि उसमें तैरते रहते हैं। कोशिकांग कार्य जिसका फंक्शन है ये। ठीक है, इस तरफ आपके अंग है और इस तरफ उसके कार्य हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा जिसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। आपके कोशिका में जो भी एनर्जी जनरेट होती है आपके शरीर में वो कोशिका बनाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ये एक शॉर्टली है, इसके आगे हम शायद डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक एक लाइन में आपके जानकारी के लिए है कि आपके और अदर अंग हैं उसके बारे में क्या है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम आपका राइबोसोम है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, छोटे छोटे आपके कण जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम के रूप में दर्शाया गया है, जो आपके सेल में प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से अगर कुछ पूछता है तो वो क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं जिसे ईआर भी कहते हैं, है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्ट्रक्चर में। जिसमें ईआर के ऊपर में छोटे छोटे डॉट दिए हुए हैं वो रफ कहलाएगा और एक स्मूथ कहलाएगा। ठीक है, इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। पदार्थों का मतलब सेल के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, उसको इधर से उधर भेजना या परिवहन करवाना किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। गोल्जी बॉडी आपका ये है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, पदार्थों को पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ ले जाने का काम करता है, लेकिन उसको ले जाने के लिए तैयार कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक है, जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। आपके सेल में लाइसोसोम ऐसा पदार्थ है या ऐसा अंग है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको वो नष्ट करता है, खा जाता है बोल सकते हैं, और इस तरीके से इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। वो खुद को भी नष्ट कर देता है, अपने आप को भी हार्म पहुंचाता है, क्या, लाइसोसोम, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं दर्शाया गया है लाइसोसोम को इसमें। फिर क्या है, सेंट्रियोल केवल पशु कोशिका में होता है। क्या, सेंट्रियोल्स कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेंट्रियोल्स जो कि सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। केंद्रिका मतलब न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, जो कि क्या करता है, आरएनए और राइबोसोम को बनाता है। आरएनए और राइबोसोम को बनाता है कौन, केंद्रिका, न्यूक्लियस जो सेंटर में है उसके अंदर का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, देन है नोट में आप कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारे थ्योरी जो है वो आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो समझ के लिखना है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपको पूछा क्या जा रहा है। थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताया गया है आपको इस नोट्स में, कंफ्यूज नहीं होना है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, सेल वॉल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। कोशिका भित्ति सख्त परत होती है, ठीक है, केवल पौधों में पाई जाती है। क्या, कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इसका कार्य करती है। ये पॉइंट है जो कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर है हम कोशिका के कार्य के बारे में देखेंगे। कोशिका का कार्य, अभी तक हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़े थे, अब हम कोशिका के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है। पहला पॉइंट है जीव की संरचना बनाना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। पहले ही पढ़े थे हम कि छोटी छोटी कोशिकाओं से शरीर का निर्माण कैसे होता है, इसीलिए लिखा है जीव की संरचना बनाना, जो कि ईंटों के जैसे निर्माण करती है। जैसे ईंट जो होते हैं जो घर का निर्माण करते हैं, वैसे कोशिका शरीर अंग उत्तक का निर्माण करती है। ऊर्जा का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नामक अंग होता है जो भोजन से ऊर्जा बनाता है। यह ऊर्जा शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। ये भी हम पढ़े जब हम उसके अंगों के बारे में पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना। पोषण ग्रहण और अपशिष्ट निष्कासन, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट रिमूवल। कोशिका भोजन, जैसे कि भोजन के माध्यम से ग्लूकोज, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है कोशिका, ठीक है, और उपयोग के बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करती है। CO2 वगैरह जो है ये जो बाहर निकालती है, इसमें CO2 भी शामिल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन लेती हैं, क्या, पोषण ग्रहण करने का काम करती है कोशिका, और अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो गन्ने का रस, जब आप गन्ने का रस देखते हो मशीन के अंदर गन्ना जाता है और उससे रस निकल जाता है, फिर कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकलता है ना बाहर, उसी तरीके से ये काम करता है। पोषण तत्वों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ये जो काम है वो हम पढ़े थे स्ट्रक्चर में, कौन करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन का काम, क्या था, ER क्या बोलते हैं उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ER जो ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन का काम करता है ना चीज़ों का। तो आप इसमें बोल सकते हो पोषण तत्वों का परिवहन, कोशिका झिल्ली पोषण और सामग्री को अंदर बाहर ले जाती है। ठीक है, अंदर बाहर करती है, कहाँ, किसके माध्यम से होता है, वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। ठीक है, और उसके अंदर परिवहन का काम कौन करता है, ER। ठीक है, देन है विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं जिसमें शरीर का विकास होता है। ठीक है,
फिर क्या है प्रजनन, जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, नई कोशिकाएं बनाना माइटोसिस कहलाता है और मियोसिस कहलाता है। ठीक है, ये भी काम है आपकी कोशिका का, नई कोशिकाओं का बनाना। प्रोटीन का संश्लेषण करती है कौन? कोशिका। आपके शरीर में जो कोशिका में राइबोसोम नामक अंग होता है वो प्रोटीन को बनाता है, जो शरीर की कई क्रियाओं में काम आती है। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि कोशिका के अंदर आपका होता है। प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कोशिका वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ठंड के समय हमारे शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है और हमारा शरीर कोशिकाओं से ही बनता है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो ये कोशिकाओं के द्वारा ही प्रतिक्रिया दिया जाता है। सूचना संग्रह और नियंत्रण, स्टोरेज एंड कंट्रोल, न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो निर्देश करता है। ठीक है, जो हम पढ़े थे कि न्यूक्लियस जो होता है नाभिक के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, ये क्या करता है? सूचना संग्रह करता है और नियंत्रण करता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो क्या करता है? संदेश देने और लेने का काम करता है, स्टोरेज करके रखता है और कंट्रोल भी करता है, जो कि डीएनए एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र भी होता है ना। वो किसी न किसी सूचना को संग्रह करता है, तभी तो कुछ ऐसे सूचना जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ना, जो डीएनए कहलाता है। और देखते होंगे कि कुछ पेरेंट्स से सिमिलर मिलते जुलते होते हैं उनके बच्चे, कि अपने मम्मी पे जाते हैं, कुछ अपने फादर पे जाते हैं, तो इस तरीके से वो सूचना संग्रह और नियंत्रण करने का काम करते हैं। ये था कोशिका के बारे में। होप्स आप लोगों को समझ आया होगा और नोट्स आप ले सकते हैं। अब इसके आगे हम उत्तक पढ़ेंगे, इसको हम अभी पढ़ सकते हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, ये आप नोट्स आप ले सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको इतना ही एक्सप्लेन करूँगी कि इसका कितने टाइप्स होते हैं और कितने कार्य, आपके लिए यही इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स था जो मैंने बच्चों को दिया था, जो कि पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ना। आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। खैर, उत्तक क्या है? उत्तक जिसे टिश्यू कहते हैं, एक तरह की कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं का समूह होता है, जो कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, जो कि मुख्य कार्य करती है। उत्तकों के कितने का श्रेणी में बांटा गया है उत्तकों को, या प्रकार में? 4 प्रकार में। ठीक है, मानव शरीर में उपकला, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका, ये प्रकार हैं। उपकला उत्तक जिसका कार्य है संरक्षण, ठीक है, संरक्षण देना, सहारा देना, जैसे कि त्वचा। आपके शरीर में आपका जो त्वचा है वो उपकला उत्तक के अंतर्गत आता है। तो त्वचा क्या कर रहा है? आपके शरीर को संरक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है, ढक के रखा हुआ है, सहारा दे रहा है। ठीक है, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक का कार्य क्या है? समर्थन। समर्थन मतलब हड्डी का समर्थन मिल रहा है आपके शरीर को। आपकी त्वचा हड्डियों के बिना किसी भी आकार में नहीं है आपका शरीर। अगर आपके शरीर का एक आकार है, या समर्थन बोल सकते हैं, सहारा मिल रहा है आपकी त्वचा को, वो है हड्डियाँ। ठीक है, जिसे हम संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ आंदोलन कहते हैं, कंकाल, सारे आपके शरीर के अंदर जो बोल सकते हैं हड्डियाँ हैं जो आपकी त्वचा को समर्थन दे रही है। हड्डियाँ, बहुत सारी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिल करके हैं, तब वो कंकाल का निर्माण करती है ओवरऑल। और वो कंकाल आपके शरीर में मांसपेशियों के साथ मिलकर आपके शरीर की गतिविधियों में सहायक होती हैं। आपके शरीर की जो गतिविधियाँ होती हैं वो मांसपेशियों के कारण होती है। मांसपेशियों की जो उनका जो समर्थन है वो हड्डियों के द्वारा होती है, और हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, मांसपेशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे आंदोलन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंकाल कहलाती हैं ना। कंकाल के द्वारा ही वो पूरा शरीर का संरचना या ढांचा होता है, और आपके शरीर की संरचना बनती है, आकार मिलती है और कार्य करती है। ठीक है, गतिविधियाँ होती है, तो इसको मांसपेशियाँ उत्तक में रखा गया है। फिर है तंत्रिका। तंत्रिका का एक ही काम है संचार। जो ब्रेन होता है आपके शरीर में, ब्रेन, वो आपके शरीर में संरचनाओं या सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। सूचनाओं का आदान प्रदान मतलब आपका ब्रेन या तंत्रिका तंत्र आपके शरीर या पैर और हाथ को सिग्नल देगा कि आपको चलना है, तभी आपका पैर चलेगा। तो ये संचार का काम करता है तंत्रिका तंत्र। अगर आपके पैरों में कहीं पे कांटा चुभता है, तो कांटा चुभा आपके पैर को और आपने पैर को तुरंत हटाया, क्यों? क्योंकि आपको दर्द हुआ, और वो दर्द का सिग्नल आपका ब्रेन देता है। फिर आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आपको पैर हटाना। इस तरीके से आपके पूरे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तंत्रिका, और संचार करता है आपके शरीर और आपके ब्रेन तक। ये है आपका उत्तक या टिश्यू। इसी के बारे में कार्य और उदाहरण को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। अगर आप नोट्स को लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेशन 2 पढ़ेंगे। आपके यूनिट 1 में 2 सेशन थे, ये चैप्टर था, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं, और उत्तक के बारे में पढ़े हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें सेशन 1 में थी। अभी सेशन 2 में आपका जो और भी ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, जो पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको समझ आया होगा। आगे का वीडियो आप इसके बाद आगे के वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।